Hello my dear students. So let's continue with our next topic, which is a numerical number 15. Exercise numerical number 15. To maintain a rotor at a uniform angular speed of 200 radian per second, you have given the angular speed which is at 200 radian per second. An engine needs to transmit a torque of 180 न्यूटन इंटू मीटर। मतलब कि एक रोटर की स्पीड अगर इतनी रखनी है तो एक मशीन को इतना टॉर्क देना पड़ता है। ठीक है। व्हाट इज द पावर रिक्वायर्ड बाय द इंजन, यहां पे कितना पावर रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, चलो अज्यूम दैट द इंजन इज 100% एफिशिएंट। मतलब जितनी एनर्जी तुम देते हो वो सारी की सारी एनर्जी वर्क करने में यूज होती है, लॉस नहीं है यहां पे कहीं भी। ठीक है, तो अब हमें बेसिकली फाइंड करना है पावर। अब पावर जो है उसकी फॉर्मूला हमें लीनियर मोशन में पता है कि पावर P इज इक्वल टू F इंटू वी था। इसी के ऊपर से हम रोटेशनल मोशन का पावर फाइंड कर सकते हैं, पावर P इज इक्वल टू टाउ इंटू ओमेगा। सो पावर P इज इक्वल टू टाउ की वैल्यू दे रखी है 180 और ओमेगा दे रखा है हमें 200। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो पावर की वैल्यू हो जाएगी 36,000 वॉट, मतलब कि 36 किलो वॉट। 36 किलो वॉट, ये हो गया हमारा आंसर। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था, है ना। चलो अब आगे देखते हैं सम नंबर 16। फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर। अब ये न्यूमेरिकल को थोड़ा अच्छे से समझना कि भाई तुम्हारे पास एक डिस्क है, उसका रेडियस है आर। ठीक है। फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर अ सर्कुलर होल ऑफ रेडियस r by 2 इज कट आउट। ठीक है, इसमें से हम r by 2 रेडियस का एक होल जो है वो कट कर देते हैं। ठीक है। द सेंटर ऑफ द होल इज एट r by 2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल डिस्क। ठीक है, तो ये देखो ये डिस्क है, जो पूरा है वो है डिस्क। ठीक है, उसमें से हम एक होल काट देते हैं। ठीक है, मान लो कि ये होल हमारा ये रहा, ऐसा ये मान लो ऐसा गोल है जो इसमें से कट कर दे रहे हैं हम। लेट मी शो इट बाय द शेडेड पोर्शन, और ये जो रेडियस है आर हम यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये रेडियस कितना हो जाएगा, इतना रेडियस हमारा हो जाएगा r by 2। ठीक है, चलो द सेंटर ऑफ द होल। अब ये जो काटा है ना, ये पोर्शन को बोलेंगे हम होल, और होल का जो सेंटर है, सेंटर ऑफ होल इज r by 2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओरिजिनल डिस्क। तो ये ओरिजिनल डिस्क का सेंटर है और वहां से ये डिस्टेंस है r by 2। ठीक है, लोकेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रिजल्टिंग फ्लैट बॉडी। अब इतना काटने के बाद जो बचेगा, वो बचे हुई बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलो मान लो कि मास ऑफ डिस्क है m। ये पूरी डिस्क का मास कितना है m। ठीक है, चलो तो यहां पे हम ऐसा लिखें कि भाई ये पूरा जो एरिया है डिस्क का, पूरा एरिया वो हो जाएगा सपोज पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर एरिया जो था, इतने एरिया का मास है m। तो ये जो हमने पार्ट कट किया है वो एरिया कितना होगा, पाई r by 2 होल स्क्वायर। ये एरिया जो काटा है उसका मास कितना होगा। ठीक है, ये जो काट रहे उसका मास हम फाइंड कर रहे हैं।
कि भाई पूरा ये जो एरिया पाई आर स्क्वायर था, ये रेडियस आर है पूरा, तो पाई आर स्क्वायर एरिया का मास m है, तो ये जो काट रहे उसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर बाई 2 स्क्वायर, ये कितना होगा, तो ये नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4 डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू m। सो पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, तो आंसर आया हमारा m बाय 4। ये हमें किसका मास मिला, ये हमें मिल गया मास ऑफ, ये आपका जो काटा हुआ पार्ट है होल, ठीक है। तो ये पूरे डिस्क का मास था m, जो काटा है उसका मास है m बाय 4, तो रिमेनिंग पार्ट का मास कितना है, मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट कितना होगा, m माइनस m माइनस 4, तो 4m माइनस m मतलब 3m बाय 4, ये हो गया हमारा मास रिमेनिंग पार्ट का, ठीक है। अब देखो यहां पे हमें फाइंड करना है कि इसको काटने के बाद जो बचता है उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। अब ऑब्वियसली देखो, पहले जब पूरी डिस्क थी तो सेंटर ऑफ मास यहां पे था, ये एक्स एक्सिस पे, जिसको काट रहे हैं उसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ है, एक्स एक्सिस पे ही, तो हमारा जो भी नया सेंटर ऑफ मास बनेगा वो भी एक्स पे ही कहीं पे बनेगा, यहां लेफ्ट साइड बनेगा, क्योंकि ये पोर्शन तो काट दिया है, तो अब सेंटर ऑफ मास थोड़ा मूव करेगा, बट वो एक्स पे ही मूव करेगा, क्योंकि जो भी सेंटर ऑफ मासेस हमारे पिक्चर में है, ऑल द सेंटर ऑफ मास आर लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला कि x इज इक्वल टू m1x1, तो पहले m1 में हम डालेंगे पूरे एरिया का मास, तो m और उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, तो कितना था उसका सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन से डिस्टेंस 0, ठीक है। अब ये पार्ट कट कर रहे हैं, तो माइनस हमारा जो ये कट किया हुआ पार्ट है उसका मास कितना मिला था, m बाय 4 है ना, तो ये हो गया m बाय 4, और ओरिजिन से उसका सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस कितना है, r बाय 2 डिवाइड बाय m माइनस m बाय 4, यहां पे काट रहे ना इसलिए यहां पे माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो गया, इसको सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू m इंटू 0, क्या हो गया 0, माइनस mr बाय 8, क्या हो गया mr बाय 8 डिवाइड बाय, ये क्या हो जाएगा 4m माइनस m मतलब 3m बाय 4, 3m बाय 4, तो x इज इक्वल टू माइनस mr बाय 8 डिवाइड बाय 3m बाय 4, ये 4 चला गया ऊपर और ये चला गया नीचे, तो x इज इक्वल टू माइनस एम आर इंटू 4 माइनस 3m 8, m कैंसिल, 4 टू ज़ा 8, तो x की वैल्यू आ गई माइनस r बाय 6, ठीक है। माइनस इंडिकेट्स की अब हमारा सेंटर ऑफ मास लेफ्ट में चला गया है, और कौन से डिस्टेंस पे होगा, तो O से नए सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस हो जाएगा हमारा r बाय 6, ठीक है। सो यहां पे हमें ये फॉर्मूला को अच्छे से समझना है कि पहले लेनी है पूरी बॉडी का मास, उसके सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन से डिस्टेंस, तो पहले पूरी बॉडी हमारी बिना कट की हुई थी, होल बॉडी इट वाज, सो होल बॉडी वाज यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म बॉडी का सेंटर ऑफ मास का होता है एग्जैक्टली सेंटर पे, तो पहले ऑब्जेक्ट का ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस तो 0 ही होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे ही है, बाकी बचे हुए पार्ट का मास ये है, उसका सेंटर ऑफ मास ये है, और वो सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन से डिस्टेंस तो ये रहा, माइनस लिख रहे क्योंकि बॉडी को काट रहे हैं, डिवाइड बाय दोनों के मास का सब्ट्रैक्शन क्योंकि काट रहे हैं, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया माइनस r बाय 6, दिस इज द आंसर, ठीक है। चलो आगे देखते हैं।
सम नंबर 17. A meter stick is balanced on a knife edge at its center. अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या है? मीटर स्टिक. भाई मीटर स्टिक क्या होता है? एक ऐसी स्टिक जिसकी लेंथ है 100 मीटर लॉन्ग, 100 सेंटीमीटर, सॉरी, क्योंकि मीटर स्टिक है ना, तो उसकी लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर. इज बैलेंस ऑन अ नाइफ एज एट इट्स सेंटर. तो उसका जो सेंटर है वहां पे एक नाइफ एज रखी हुई है और ये नाइफ एज पे उसको बैलेंस किया हुआ है. ठीक है, और ये है एग्जैक्टली सेंटर पे, मतलब ये डिस्टेंस होगा 50 और ये होगा 50. चलो, when two coins each of mass 5 gram are put one on top of the other at 12 सेंटीमीटर मार्क. मतलब मान लो कि ये 0 से स्टार्ट किया है मार्क यहाँ पे, तो यहाँ पे आखिरी मार्क होगा 100 सेंटीमीटर. तो जहां पे 12 मार्क किया हुआ है ना, 12 मार्क किया है, वहां पे 2 कॉइन्स को रखना है हमें, एक के ऊपर एक. आई होप कि आपको ये कॉइन्स दिख रहे होंगे. दोनों कॉइन का मास 5 ग्राम है. 5 ग्राम 5 ग्राम टोटल हो गया 10 ग्राम. ठीक है, वो 12 नंबर पे रखा है, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर. द स्टिक इज फाउंड टू बी बैलेंस्ड एट 45 सेंटीमीटर. है ना? तो अब जो स्टिक है वो हमें बैलेंस मिलती है 45 सेंटीमीटर पे. मतलब पहले ये डिस्टेंस था 50, तो उसकी जगह पे थोड़ा ऐसे आ गया. ये ब्लैक इज फाइनल बैलेंस पॉइंट. ठीक है, तो डिस्टेंस अगर ड्रॉ करें तो यहां से ये डिस्टेंस हो गया 45 सेंटीमीटर, यहां से ये डिस्टेंस हो गया 55 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 5 सेंटीमीटर. ठीक है, फाइंड क्या करना है कि भी मीटर स्टिक का मास कितना है. वी हैव टू फाइंड मास ऑफ द मीटर स्टिक. ठीक है, अब वैसे बेसिकली देखने जाओ तो ये जो पॉइंट है ये हमारे किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि ये तो पहले बैलेंस किया हुआ था. फिर कॉइन्स यहां रखने के बाद बैलेंस करने के लिए यही नाइफ एज को यहां डालना पड़ा, है ना. तो अब हम देखेंगे कि भाई यहां पे बैलेंस कंडीशन है. सो मीटर स्टिक इज नॉट परफॉर्मिंग any rotational motion. मीटर स्टिक कोई भी टाइप का रोटेशनल मोशन नहीं कर रही. ठीक है, दैट मीन्स यहां पे जितने भी टॉर्क्स लग रहे हैं वो सारे टॉर्क्स का एडिशन क्या हो जाएगा? 0. अब यहां पे कौन कौन टॉर्क लगाएगा? ठीक है, तो देखो ये 2 कॉइन रखे हैं, ये कॉइन नीचे फोर्स लगाएंगे mg जितना, तो ये 2 कॉइन की फोर्स लाइन हो गई. तो ये फोर्स कितना होगा? mg. मास कितना होगा 2 कॉइन का? 5 और 5 10 ग्राम, तो ये 10 ग्राम, और ये ग्रेविटी हमारा हो गया 9.8. अब टॉर्क की डेफिनेशन क्या होती है कि भाई वैल्यू ऑफ फोर्स और फोर्स का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अब हमारे नाइफ एज जो है यहां रखी है, तो टॉर्क जो भी है हम ये पॉइंट के अकॉर्डिंग देखेंगे. ठीक है, तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा फिर? तो ये डिस्टेंस हमारा होगा, देखो इतना डिस्टेंस है 45, इतना डिस्टेंस है 12, तो बाकी का ये डिस्टेंस कितना होगा? तो 45 माइनस 12 33. तो ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 33. अब यहां पे क्या था? तो ये जो पॉइंट है ये हमारे मीटर स्टिक का एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट है. तो यहां पे पूरे मीटर स्टिक का मास होगा mg.
और ये मीटर स्टिक का मास m ही हमें फाइंड करना है, तो m इंटू 9.8 ये हो गया फोर्स, और फोर्स का यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे 9.8 कट हो जाएगा, बचा क्या, हमें m फाइंड करना है, तो m इज इक्वल टू 10 इंटू 33/5, 5 टू ज़ा 10, सो m इज इक्वल टू 66 ग्राम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल, है ना। आज स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ नई इंफॉर्मेशन दूंगा। राइट नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल पोर्शन। अब मैं क्या करूंगा कि मैं विद इन अ वीक आपको एक्सपेरिमेंट्स भेजूंगा। हमें वो सारे एक्सपेरिमेंट्स लैब के अंदर परफॉर्म करने, ये सब कुछ जो भी है इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी जो हम लेबोरेटरी में परफॉर्म करेंगे। प्रैक्टिकल्स जो भी एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते हैं उसको जो भी रिजल्ट तुम लाते हो, डिराइव करते हो, वो रिजल्ट हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, अब किस में लिखेंगे, तो रिजल्ट हम लिखेंगे जर्नल में। भाई जर्नल कैसी होती है, तो देखो मैं आपको दिखाता हूं। ये आपकी फिजिक्स की प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक है जिसको जर्नल बोलते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड 11। ये इसका फ्रंट पेज देख लो, ये इस टाइप का इसका फ्रंट पेज होगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब ये जर्नल के अंदर देखो तो ऐसा लिखा हुआ होगा, ऊपर गुजरात राज्य शिक्षण विभाग ऐसा लिखा होगा, क्योंकि आप गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, सो आपको यही जर्नल फॉलो करनी है। फिजिक्स प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक जर्नल स्टैंडर्ड 11। बॉटम में यहाँ पे गुजरात स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक लिखा होगा, गुजरात बोर्ड का सिंबल होगा। ठीक है, हमें एनसीईआरटी वाली जर्नल नहीं लेनी है, एनसीईआरटी वाली जर्नल पूरी ब्लैंक आती है, हमें ऐसा ही लेना है, 40 रुपीज की होगी। ठीक है, अब जैसे कि मान लो कि अंदर पेजेस को टर्न करते हैं तो यहां लेफ्ट में देखोगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ये इंडेक्स है, ऐसा होगा आपका जर्नल। ये पहला एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, हमें क्या करना है, वर्नियर कैलिपर्स यूज करना है। हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है ना, वो चैप्टर नंबर 2 में वर्नियर कैलिपर्स आता है। अब मैंने जो इतने चैप्टर्स पढ़ा है उसमें से कौन सा एक्सपेरिमेंट है, तो इंडेक्स में देखो मैं आपको दिखाऊं, अगर शायद आपको दिखे तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है, टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, मतलब एफएस मैक्सिमम एंड नॉर्मल रिएक्शन। एफएस और एन का रिलेशन है, वो एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है, चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसका प्रैक्टिकल है। तो ऐसे इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं। अब मैं आपको क्या भेजूंगा, सपोज कि मैं आपको एक फाइल भेजूंगा गूगल क्लासरूम में, उसमें लिखा होगा एक्सपेरिमेंट नंबर 1। अब जैसे एम तो आपके अंदर दिया हुआ होगा, आपको ये एपरेटस एंड मटेरियल रिक्वायर्ड ब्लैंक दिया है, तो वो मैं आपको पिक भेजूंगा कि एपरेटस एंड मटेरियल रिक्वायर्ड में आपको क्या लिखना है। वो बस जो भी पिक में मैं भेजूं उसको आपको कॉपी करना है। एपरेटस एंड मटेरियल रिक्वायर्ड को कॉपी करना है। प्रोसीजर जो है वो यहाँ लिखनी, प्रोसीजर का भी मैं आपको पिक भेजूंगा। ठीक है, उसके बाद आता है आप जो भी एक्सपेरिमेंट करते हो उसका पूरा ऑब्जर्वेशन टेबल। ये ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन टेबल है, यहाँ पे करेंगे हम कैलकुलेशंस। ठीक है, ये भी सब कैलकुलेशंस है। फिजिक्स है तो ऑब्वियसली कैलकुलेशंस तो होगी, है ना। चलो, तो बहुत सारी कैलकुलेशन है, ये लेफ्ट पेज में भी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशंस तो हम कब करेंगे भाई, जब हम क्लास में मिलेंगे तब, है ना। तो ये अभी आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना आपको कॉपी करके लिखना है, ये प्रोसीजर वगैरह, जैसे कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है तो इसका एपरेटस में भेज दूंगा, इसका प्रोसीजर में भेज दूंगा। तो जो मैं आपको पिक्स भेजता हूं उसमें सब कुछ मेंशन किया होगा कि आपको ये लिखना है, ये लिखना है, वो आपको लिखना है। पर लिखने के लिए ये बुक हमें चाहिए, ज्यादा कॉस्टली नहीं, 40 रुपीज की है। कॉस्टली होगी तो भी कंपलसरी लेनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि बोर्ड में ये वैलिड है, ये ही वैलिड है। अब
प्रैक्टिकल को पढ़ना है, जैसे कि भाई कैसे प्रैक्टिकल करते हैं, क्या है, तो उसके लिए आती है लेबोरेटरी मैनुअल। ठीक है, क्लास 11 की लेबोरेटरी मैनुअल। अब ये लेबोरेटरी मैनुअल है ना, ये एनसीईआरटी वाले बाहर निकालते हैं। ये एनसीईआरटी मतलब हमारे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं ना, वो सारे एनसीईआरटी वालों के ही एक्सपेरिमेंट्स हैं, बस उनकी लिखने वाली जर्नल अलग होती है। अपने में कैसा टेबल और वो सब पहले से प्रिंट करके दिया हुआ है, एनसीईआरटी वाले में ऐसे पूरी ब्लैंक होती है, वो टेबल वेबल सब एम वेम सब तुमको लिखना रहता है। इतना थोड़ा प्लस पॉइंट है गुजरात बोर्ड का। अब ये जैसे कि लेबोरेटरी मैनुअल आपने परचेज कर लिया, ठीक है, ये 195 रुपीज का आता है। ये कंपलसरी नहीं है परचेज करना, लेकिन अगर परचेज कर लोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। पुराने कोई स्टूडेंट होंगे ना तो उनकी भी मिल जाएगी आपको। ये सेकेंड हैंड लोगे तो भी चलेगा, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है। अब जैसे कि आगे आपकी सब जनरल इंफॉर्मेशन है, मैं आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 1 निकाल के देता हूं। ये रहा हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1। तो एम देखना, मैनुअल में जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है और तुम्हारी जर्नल में जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है, उन दोनों के एम सेम ही होंगे। ठीक है, तो अगर आपको मैं पिक भेजू उसमें से लिखना हो तो भी ठीक है, बाकी आप इसमें से भी लिख सकते हैं। जैसे कि जर्नल में ये रहा, देखो जर्नल में ये हमारा यूज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स टू 1 2 3, यूज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स टू 1 2 3। ठीक है, apparatus एंड मटेरियल रिक्वायर्ड, apparatus एंड मटेरियल रिक्वायर्ड, यही वाला कॉपी करके लिख देना है यहाँ पे नीट। अब प्रोसीजर, तो ये प्रोसीजर नहीं है, प्रोसीजर हमको दिया हुआ है पीछे, ये रहा प्रोसीजर। तो ये प्रोसीजर जो है पूरा यहाँ से लेके ये पूरा 9 टॉपिक्स है, ये BC सब कुछ लिखा है, ये पूरा प्रोसीजर आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, इतने में आपका लिख देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप ये भी परचेस कर सकते हो, इसमें आपको बहुत सारा डिटेल में दिया है। ये ऑप्शनल है, नहीं भी परचेस करोगे तो भी चलेगा। और सेकेंड हैंड कोई भी स्टोर में मिल जाएगा। कोई पुराना स्टूडेंट होगा 11 जो पास आउट कर चुके आपके सीनियर्स, उनके पास भी ये होगा, आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया लेबोरेटरी मैनुअल और वो हो गई जर्नल। जर्नल कंपलसरी है लेना। तो आपको मैं थोड़ा बस 4-5 दिन का टाइम देता हूँ, कोई भी स्टेशनरी में आपको मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, हर स्टेशनरी वाले रखते हैं ये। तो 4-5 दिन के बाद मैं एक्सपेरिमेंट्स भेजना स्टार्ट कर दूंगा, वो आप जर्नल में लिखते रहना। चलो अब हम डायरेक्ट आते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, न्यूमेरिकल नंबर 18। A solid sphere rolls down to 2 different inclined planes of same height but different angles of inclination। मतलब ये हाइट है, अब एक का एंगल ऐसा है, ठीक है, और दूसरे का एंगल आप मान लो कि दूसरे का एंगल ऐसा है, यूं, ठीक है, ये मान लो θ1 है, ये θ2 है। यहां पे ऐसा कंसीडर करते हैं कि भाई θ1 की वैल्यू ज्यादा है θ2 से, दोनों के लिए कॉमन हाइट है ये h, और हम कौन से ऑब्जेक्ट को पास करें, सॉलिड स्फीयर को रोल डाउन करना है, यहां पर भी रोल डाउन करना है और यहां पर भी रोल डाउन करना है। ऑब्जेक्ट लिखते हैं सॉलिड स्फीयर। ठीक है, विल इट रीच द बॉटम विद द सेम स्पीड इन ईच केस। अगर ऐसे फेंकोगे और वो यहां पे पहुंचेगा, ऐसे फेंकोगे और यहां पे पहुंचेगा, दोनों केस में क्या यहां पे वेलोसिटी सेम होगी, ये हमें फाइंड करना है। चलो तो मान लो कि भाई मैं, ये हमारा है केस नंबर 1 और यहां पे हो जाएगा केस नंबर 2। सपोज मैं पहले लिखता हूं ये 1 वाले पोर्शन के लिए,
तो 1 वाले पोर्शन के लिए मैं E0 इज इक्वल टू ई फॉर्मूला यहाँ पे लगाता हूँ। ठीक है, चलो तो इनिशियली हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, रेस्ट पोजीशन में है, वेलोसिटी नहीं है, उसके पास सिर्फ एक ही चीज है, वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियली आपके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, और फाइनली जब वो ऑब्जेक्ट यहां पे आएगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv1² प्लस गोल गोल घूमते घूमते आ रहा है तो 1/2 I ω²। ठीक है, चलो अब यहां पे हम क्या करते हैं कि आई की वैल्यू डालते हैं। अभी सॉलिड स्फीयर के लिए आई क्या होगा, चलो तो यहाँ पे नहीं, एक और चीज करते, प्लेस आई इज इक्वल टू mk² एंड ओमेगा इज इक्वल टू v²/r। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू ω² है ना हमारा, तो ω² इज इक्वल टू v²/r, v इज इक्वल टू r ओमेगा पर से लाए। ये दोनों चीजें अगर मैं यहाँ पे डाल दूंगा तो हमें आंसर क्या मिलेगा, देखो तो mgh इज इक्वल टू 1/2 mv1² प्लस 1/2 I की जगह डाल दो mk² और ω² की जगह डाल दो v²/r²। हर एक में से m कॉमन निकाल दो, सो gh इज इक्वल टू v1²/2 प्लस 1/2 v1²/r²। ठीक है, यहां पे इसको कर दो v1। तो अब देखो ये दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा और 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2gh इज इक्वल टू v1² प्लस v1²/r²। अब इसमें से मैं v1² कॉमन निकाल देता हूँ, 2gh इज इक्वल टू v1² इंटू 1 प्लस 1/r²। सो v1² क्या हो जाएगा, चलो और थोड़ा उसको सॉल्यूशन ले लेते हैं हम। यहाँ पे एक चीज लिखना रह गया, 1/2 m कट कर दिया तो यहाँ पे k² आएगा एक, है ना, तो यहाँ पर भी k² आएगा। अब दोनों में से v1² कॉमन निकाल दे तो 1 प्लस k²/r²। सो v1² इज इक्वल टू 2gh/1 प्लस k²/r²। So v is equal to √2gh/1 प्लस k²/r²। ये फॉर्मूला आपको डिराइव हम आगे भी कर चुके हैं। थियरी पोर्शन में मैंने सिखाया था कि जब कोई ऑब्जेक्ट रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करते करते नीचे आ रहा है, गोल गोल घूमते घूमते आगे आ रहा है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी भाई, तब उसकी फाइनल वेलोसिटी ये होगी। अब ये जो हमने कैलकुलेशन की है वो केस नंबर 1 के लिए की है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और यहाँ पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इतनी। तो वो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ जाएगा तो भी वेलोसिटी यही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे भी हम E0 इज इक्वल टू ई अप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी होगी। अब ये जो फॉर्मूला है उसमें 2 कांस्टेंट, g कांस्टेंट, ये हाइट दोनों केस के लिए सेम है, 1 प्लस के रेडियस ऑफ गायरेशन, सॉलिड स्फीयर है तो उसका के तो यहाँ पे जाए या यहाँ पे जाए, के तो चेंज होने वाला नहीं है, ऑब्जेक्ट का रेडियस भी चेंज नहीं होने वाला, मतलब वेलोसिटी सेम है। तो आंसर पहले का क्या आएगा, यस, will it reach the bottom with the same speed, yes it will reach bottom with a same speed। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा आंसर। अब दूसरे का है कि विल इट टेक लॉन्गर टू रोल डाउन वन प्लेन देन अदर, एंड सी में बोला इफ सो विच वन एंड वाई। चलो तो ये पूछा कि दोनों जब नीचे पहुंचेंगे तो सेम वेलोसिटी पे पहुंचेंगे, इसको यहां जाने के लिए जो टाइम लगता है, इसको यहां जाने के लिए जो टाइम लग रहा है वो सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है तो कौन जल्दी नीचे आएगा, है ना। चलो या किसको ज्यादा टाइम लगेगा, मान लो कि इसको नीचे आने के लिए टाइम लगता है t1 और इसको नीचे आने के लिए टाइम लगता है t2। अगेन हम
सॉल्व करेंगे केस नंबर 1 के लिए। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अब हमें पता है कि जब ऑब्जेक्ट रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करता है ना ऐसे, तो ये मोशन के लिए उसका एक्सेलरेशन होता है a इज इक्वल टू जी साइन थीटा बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, चलो तो जी साइन थीटा बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमें पता है। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर का के स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, तो उसमें के स्क्वायर की वैल्यू होती है 2/5 आर स्क्वायर। ये के स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे यहाँ, तो a इज इक्वल टू जी साइन थीटा बाय 1 प्लस के स्क्वायर की जगह डाल दो 2r स्क्वायर बाय 5, और ये नीचे वाला आर स्क्वायर एज इट इज, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू जी साइन थीटा बाय 7/5, है ना, 7/5। तो इतना एक्सेलरेशन मिल गया, 5/7 जी साइन थीटा। अब अगर ये एक्सेलरेशन पहले केस के लिए लिखते हो तो यहाँ पे थीटा 1 हो जाएगा, और सेम एक्सेलरेशन हो जाएगा 5g साइन थीटा 2/7 दूसरे केस के लिए। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट यहां से यहां आता है, सपोज ये पूरा डिस्टेंस है हमारा s, ये डिस्टेंस हो गया s1 और ये डिस्टेंस हो गया हमारा s2। ठीक है, चलो तो फॉर्मूला क्या आएगा, तो यहाँ पे इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे d इज इक्वल टू वी जीरो टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये डिस्टेंस है s1, सो s1 इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी 0 होगी, तो s1 हो जाएगा हमारा, ये इनिशियल वेलोसिटी 0, तो s1 इज इक्वल टू 1/2 AT1 स्क्वायर। अब पहले केस के लिए एक्सेलरेशन ये था, सो s1 इज इक्वल टू 1/2, एक ही जगह डाल दो 5/7 जी साइन थीटा 1 इंटू T1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखते हैं T1 स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाए, तो T1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, S1 इंटू 2 इंटू 7/5 जी साइन थीटा 1। ठीक है, तो T1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो 14s1 बाय 5g साइन थीटा 1। अब यहाँ पे डायग्राम को अच्छे से देखो, तो ये डायग्राम के लिए अगर साइन थीटा ले, साइन थीटा ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा h/s1। तो ये साइन थीटा की जगह हम लिखेंगे T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 14s1 5g, और साइन थीटा की जगह हमारा हो जाएगा h/s1, और ये बाय s1 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा s1 का स्क्वायर। तो ये हमें ऐसा फॉर्मूला यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे एक काम करते हैं, ये s1 को कैंसिल कर देते हैं, मतलब कि ये जो ट्रायंगल इसमें देखिए साइन थीटा 1 इज इक्वल टू h/s1 ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसमें से अगर s1 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो h अपॉन साइन थीटा 1 होगा। तो ये s1 की वैल्यू जो है वो s1 की वैल्यू यहाँ पे डालो, तो क्या होगा, देखो T1 स्क्वायर इज इक्वल टू 14, s1 की जगह हो जाएगा h बाय ये हमारा 5g एज इट इज, और नीचे साइन थीटा 1 है और ये साइन थीटा 1, तो साइन थीटा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। कि भाई ये जो नीचे आ रहा है उसका टाइम का हमें ये एक ऐसा रिलेशन मिल गया। सेम रिलेशन हमें दूसरी साइड पे जब ऑब्जेक्ट जाता है उसके लिए मिलेगा T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 14h बाय 5g साइन थीटा 2 का होल स्क्वायर। अब ये दो फॉर्मूला मिल गए, दोनों का रेशियो ले लो, T1 स्क्वायर बाय T2 स्क्वायर इज इक्वल टू 14h बाय 5g साइन थीटा 1 का होल स्क्वायर बाय 14h बाय 5g साइन थीटा 2 का होल स्क्वायर। इन दोनों का रेशियो ले लिया, 14h कैंसिल, 5g कैंसिल, ये चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे। तो T1 स्क्वायर बाय
T2 square is equal to sin theta 2 whole square by sin theta 1 whole square। अब यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही कंडीशन ले ली थी कि भाई थीटा 1 की वैल्यू मान लेते हैं ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये थीटा 1 की वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, मतलब कि ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू ज़्यादा है, तो नीचे की वैल्यू ज़्यादा है, तो ये डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा पॉइंट में। आंसर आएगा पॉइंट में मतलब कि T1 स्क्वायर बाय T2 स्क्वायर विल गिव द नंबर ऑफ पॉइंट नंबर। ठीक है, तो इससे डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि भाई ये पॉइंट में कब हो सकता है, जब छेद वाली ये नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा है तब। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि T2 की वैल्यू ज़्यादा है T1 से। ठीक है, मतलब कि ये टाइम ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे गिरने में ज़्यादा टाइम लगेगा, यहाँ पे गिरने में कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर विद प्रॉपर रीजन। न्यूमेरिकल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा लेंथी है, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हो जाएगा, है ना। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।